Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Nursing Officer. Today, we are going to discuss about the some questions of RRB Nursing Superintendent exam, which are on the memory-based questions. First question is: in पार्टोग्राफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्लॉटेड एवरी पार्टोग्राफ में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितने कितने टाइम पे मार्क किया जाता है? पहला ऑप्शन ए 15 मिनट, बी 30 मिनट, सी 2 आवर, डी 1 आवर. In this question, the right answer is B 30 मिनट. पार्टोग्राफ में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हर 30 मिनट पे मार्क किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरर इन नॉर्मल विजन और इन ब्लड विजन इज कॉल्ड. नॉर्मल विजन में जो एरर आती है और जो ब्लड दिखता है, किसी को दूर का या नजदीक का ब्लड दिखता है, वो उसको क्या बोलते हैं? ए रिफ्रैक्टिव एरर, बी रिफ्लेक्टिव एरर, सी एब्सॉर्प्शन, डी ट्रांसमिशन. यहाँ पे एब्सॉर्प्शन और ट्रांसमिशन तो नहीं होंगे आंसर, रिफ्लेक्टिव भी नहीं होगा. जो आई में जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं. रिफ यानी कि राइट आंसर इज ए रिफ्रैक्टिव एरर. रिफ्रैक्टिव एरर में कौन कौन सी होती है? तो एक होती है मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एटसेट्रा. ओके, दीज आर दी रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें विजन में प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अफेक्ट विच सेल इन ह्यूमन. ह्यूमन बॉडी में HIV वायरस कौन से सेल को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, बी हेल्पर टी सेल, सी रेड ब्लड सेल्स, डी मोनोसाइट्स. न्यूरॉन को HIV वायरस नहीं अफेक्ट करता, इसलिए न्यूरॉन आंसर नहीं होगा. हेल्पर टी सेल को HIV वायरस अफेक्ट करता है क्योंकि वो CD4 सेल को डिक्रीज करता है HIV वायरस. इसीलिए राइट आंसर बी होगा हेल्पर टी सेल. रेड ब्लड सेल को तो वो नहीं अफेक्ट करता, मोनोसाइट भी नहीं आंसर होगा, इसीलिए राइट आंसर हेल्पर टी सेल. हेल्पर टी सेल के दो टाइप होते हैं, एक CD4 और एक CD8 सेल. CD4 सेल के काउंट को HIV वायरस डिक्रीज करता है और लेस देन 200 नबी कर देता है. और CD4 टू CD8 रेशियो जो 2:1 होता है इन नॉर्मल पर्सन, बट 1:2 occur in the HIV virus patient, AIDS patients. Okay, so in this question the right answer is helper T cell. Next question, uterine organ revert back to its original position. This process is called. यूटेराइन ऑर्गन डिलीवरी के बाद अपनी जो पहले वाली पोजीशन थी उसमें जाते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, इसीलिए आंसर होगा इन्वोल्यूशन. द राइट आंसर इज बी इन्वोल्यूशन, बिकॉज रिट्रोवर्जन तो नहीं होता है इसका आंसर. और प्यूपेरियम जो रिवर्ट बैक होते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं प्यूपेरियम, ना कि प्रोसेस को. प्रोसेस को तो हम इन्वोल्यूशन ही बोलेंगे, इसीलिए राइट आंसर इज इन्वोल्यूशन. रिवर्सिबल जैसा कुछ होता नहीं है इसमें. सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी इन्वोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एथेरोस्क्लेरोसिस विच लेयर ऑफ आर्टरी प्लेक फॉर्मेशन ऑकर. एथेरोस्क्लेरोसिस जो हार्ट डिसीज है उसमें कोरोनरी आर्टरी के कौन से लेयर में प्लेक फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन ए ट्यूनिका एक्सटर्ना, बी ट्यूनिका मीडिया, सी ट्यूनिका इंटीमा, डी म्यूकोजल लेयर.
आर्टरी के टोटल 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मिडल लेयर होता है उसको मीडिया बोलते हैं। ट्यूनिका इंटीमा इज अ इंटरनल लेयर, जो आर्टरी के सबसे अंदर वाला लेयर होता है, और प्लेक फॉर्मेशन सबसे अंदर वाले लेयर में ही होगा। सो राइट आंसर इज ट्यूनिका इंटीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किलो कैलोरीज प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से कितनी किलो कैलोरीज प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए 9 किलो कैलोरीज, बी 5 किलो कैलोरीज, सी 4 किलो कैलोरीज और डी 6 किलो कैलोरीज। 9, इस क्वेश्चन में 9 किलो कैलोरीज वो हमें प्राप्त होती है फैट से। 5 किलो कैलोरी किसी से नहीं प्राप्त होती, कार्बोहाइड्रेट और फैट में से, और 4 किलो कैलोरी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट and protein also. So the right answer is 4 kilocalories. 1 gram carbohydrate molecule is produced 4 kilocalories. Next question, which diagnostic test is most commonly used to confirm the hydrocephalus? हाइड्रोसिफेलस यानी कि ब्रेन की एक कंडीशन है जिसमें CSF का एक्यूमुलेशन हो जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। शो कौन सा कंफर्मेटिव टेस्ट होता है डायग्नोस करने के लिए हाइड्रोसिफिलिस को? और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में, वो है एंजियोग्राफी, बी EEG, सी CT स्कैन, डी MRI ऑफ स्पाइन। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी is the diagnostic test for heart condition like a cardiac arrest or heart attack. In this disease we use the angiography। EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। EEG को हम यूज करते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, जो सीजर के डायग्नोस में यूज होता है। सो EEG इज नॉट आंसर in this question. CT scan or MRI of spine both are used in hydrocephalus, but more accurate diagnostic test for hydrocephalus is MRI, क्योंकि MRI में जो एक्यूमुलेशन होता है वो एक्यूरेट दिखता है, इसलिए MRI is the right answer in this question. The right answer is MRI. Next question, diabetic mother fetus having which problem? A hyperglycemia, B macrosomia, C jaundice, D premature। डायबिटिक मदर से जो फीटस पैदा होता है उसमें कौन सी प्रॉब्लम पाई जाती है? हाइपरग्लाइसेमिया? ना, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगी। हाइपरग्लाइसेमिया इज occur during the fetus life, but in this question the right answer is hyperglycemia, because फीटस के बारे में पूछा गया है और डायबिटिक मदर्स वाला जो फीटस होता है उसको हाइपरग्लाइसेमिया रहता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। बाहर आ जाने के बाद यानी कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस बेबी में हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। सो राइट आंसर इज हाइपरग्लाइसेमिया। मैक्रोसोमिया नहीं आंसर आएगा क्योंकि फीटस के बारे में पूछा गया है ना कि बेबी के बारे में। जॉइंडिस नहीं, प्रीमेच्योर भी नहीं आंसर हो आता है इसमें, इसलिए राइट आंसर इज हाइपरग्लाइसेमिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटियोलॉजी इज डिफाइंड एज। इटियोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ए ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बी डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, सी केयर ऑफ डिसीज, डी
causes of disease. In this question, the answer is causes of disease. बिकॉज इटियोलॉजी यानी कि जो रिस्क फैक्टर डिसीज होने के लिए कौन कौन से कारण जवाबदार फैक्टर जवाबदार होते हैं वो इटियोलॉजी में शामिल होते हैं, इसीलिए कॉजेस ऑफ डिसीज इज इटियोलॉजी. केयर को हम ट्रीटमेंट केयर ऑफ डिसीज इज ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. डायग्नोसिस जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो इटियोलॉजी में नहीं आते. ट्रीटमेंट और केयर सेम ही था. सेम क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ शॉक? ए वार्म एंड ड्राई स्किन, बी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सी वीक एंड थ्रेडी पल्स, डी डिक्रीज हार्ट रेट. शॉक जो होता है उसमें कौन सा साइन देखने को मिलता है? यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शॉक के बारे में नहीं पूछा गया था. यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली शॉक लिखा गया था. सो देखते हम ऑप्शन ए वार्म एंड ड्राई स्किन. वार्म एंड ड्राई स्किन नहीं होता. शॉक में अगर हम देखें तो मेजोरिटी ऑफ शॉक में कोल्ड एंड कामी स्किन होती है, इसलिए वार्म एंड स्किन नहीं आंसर आएगा. इंक्रीज ब्लड प्रेशर. इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं होता. सारे शॉक में जो शॉक के टाइप है अलग अलग, उसमें इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं होता. ब्लड प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है. वीक एंड थ्रेडी पल्स. Weak and thready pulse is seen in hypovolemic shock, or so the right answer is weak and thready pulse. Decrease heart rate decrease नहीं होती, वो increase होती है. So the right answer is weak and thready pulse. Move to the next question. If patient having third degree shock, patient volume deficiency is, अगर patient third degree shock में है तो वॉल्यूम की डेफिशिएंसी कितने परसेंटेज होगी? ए 20 to 30%, बी 10 to 20%, सी 5 to 10% और डी 14 to 15%. जो शॉक होता है उसमें जो फर्स्ट डिग्री शॉक होता है उसमें अप टू 15% फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी होती है. क्लास 2 में होती है 20 से 15 से 30% जितनी होती है. यानी कि क्लास 2 में इतनी 20 to 13 हम गिन सकते हैं, और क्लास 3 में 14 to 15% होती है वॉल्यूम डेफिशिएंसी. सो द राइट आंसर इज 14 to 15%. और क्लास 4 जो शॉक होता है उसमें ग्रेटर देन 15% वॉल्यूम डेफिशिएंसी होती है. सो शॉक को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. यहाँ पे राइट आंसर होगा 14 to 15%. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नर्स गिव कीमोथेरेपी हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर रूट. नर्स कीमोथेरेपी दे रही है किसी पेशेंट को, तो कौन से रूट से उसको कीमोथेराप्यूटिक एजेंट एक्सपोज होंगे, ऐसा पूछा गया है इस क्वेश्चन में. सो ऑप्शन ए इज एयरबोर्न, बी इनहेलेशन एंड स्किन रूट, सी पेरेंटेरल और डी ओरल. यहाँ पे राइट आंसर होगा इनहेलेशन एंड स्किन रूट. बिकॉज जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट एरोसोलाइज होंगे यानी कि एयर में होंगे वो इनहेलेशन के थ्रू आ सकते हैं नर्स में, और स्किन रूट यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट विथ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स से भी वो फैल सकता है कैंसर. इसीलिए द राइट आंसर इज इनहेलेशन एंड स्किन रूट. हमने यहाँ पे देखे कुछ क्वेश्चंस जो आरआरबी के पेपर में पूछे गए थे. ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चनों के लिए मेरी चैनल नर्सिंग ऑफिसर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू.